माल अगर कहीं समाज में बोल दे कि माल है क्या, तो लोग बोलेंगे कि लगता है चरस ले लिया है, लगता है गांजा ले लिया है। तुम बोल रही हो जाके परचून के दुकान पे, पान के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे कि माल है क्या। तिवारी भैया, जिस तरह से आज फिर एक बार एनसीबी ने अर्जुन रामपाल जो जाने माने एक्टर हैं उनको फिर बुलाया गया, सम्मान किया गया है, कैसे देखते हैं? क्या मुंबई के अंदर जिस तरह एनसीबी बार बार एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जिनको बुला रही है इस मामले को लेकर, कैसे देखते हैं? क्या मुंबई के अंदर गांजे और ड्रग्स की खेती हो रही है क्या? अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 2 हरिराम नाई मिले थे जो कि भारती सिंह को मदद कर रहे थे। उनको सस्पेंड किया था, याद होगा आपको, उनको सस्पेंड किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कमजोर कर रहे थे। समीर वानखेड़े साहब के जो इन्वेस्टिगेशन टीम चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे थे। उनको कहीं ना कहीं ये भी शक हुआ कि एनसीबी की ऑफिसरों ने ड्रग्स पैडलरों से मिलकर उनसे पत्थरबाजी करवाया था, तभी तो समीर वानखेड़े साहब पे पत्थरबाजी हुआ था। तो समीर वानखेड़े साहब हारे नहीं, और कुछ दिन पहले अर्जुन रामपाल को सम्मन किया था, बाकायदा वहाँ पे गए भी थे अर्जुन रामपाल, अपनी बातों को रखा भी था। उसके बाद बाहर निकले, उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया कि द फैंटास्टिक वर्किंग एनसीबी, आई एम वेरी अप्रिशिएट दे ऑल ऑफिसर डूइंग गुड जॉब। उनको लगा अर्जुन रामपाल को कि अगर मैं अप्रिशिएट कर दूंगा एनसीबी ऑफिसरों को तो एनसीबी ऑफिसर मेल्ट हो जाएंगे, बर्फ की तरफ पिघल जाएंगे, आइसक्रीम की तरफ पिघल जाएंगे। तो उन्होंने अच्छे अच्छे वर्ड बोल के निकल गए, और साथ में कुछ पत्रकारों पे भड़क भी गए थे। मुझे याद है वो पूरा इंटरव्यू। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने समन किया है उनको दोबारा और पेश होने के लिए कहा है, उससे कहीं ना कहीं अब उनको लगा होगा कि यहाँ तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ चाटुकारिता से काम नहीं चलेगा। ये समीर वानखेड़े हैं, इनके लीडरशिप में ये तमाम ड्रग्स पैडलरों का जो फसल है उसको काटने की कोशिश हो रही है। स्वच्छ भारत की मुहिम जो चल रही है, ना कि कचरा उठाना ही, ये भी एक तरह से कचरा है। तो उनको उठाने के लिए ये तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और तभी दोबारा समन किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी को लगा है कि जो आंसर दिया था इन्होंने उन ऑफिसरों को, उस आंसर में सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए इनको दोबारा वापस समन किया गया है और वो तमाम इंफॉर्मेशन निकाली जाएंगी। क्योंकि देखिए, अर्जुन रामपाल का बहुत करीबी जो परिवार है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स पैडलरों से लिप्त है। इनकी जो गर्लफ्रेंड है, ग्रेबिला नाम है, साउथ अफ्रीका के रहने वाली हैं, इनके गर्लफ्रेंड का भाई वो इन्वॉल्व है इस केस में। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीजा साले का रिश्ता हो। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एनसीबी को लग रहा है कि हो सकता है कि एक एक्ट कर रहे होंगे अर्जुन रामपाल कि आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माई गर्लफ्रेंड ब्रदर। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि नहीं, इनको पता होगा, बट ये बिहेव कर रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने आंखें बंद कर ली थी, मैं सो रहा था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन है लेकिन छुपा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं उन ऑफिसरों को। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी समीर वानखेड़े साहब दोबारा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो निकले वो कहाँ तक इनकी तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि समीर वानखेड़े साहब छोटे मोटे ऑफिसर नहीं हैं, उनको मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। IRS ऑफिसर, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं वो, छत्रपति शिवाजी के धरती से आते हैं, टैलेंटेड में कमी नहीं है, बेहतरीन ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते, वो हर पहलू को जोड़ना चाहते हैं कि मेन में जो जखीरा है उनको पकड़ा जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मुंबई में एक महाकाल नामक ड्रग्स पैडलर पकड़ा गया था, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा जखीरा मानता है, उसके पास जखीरा पाया गया। तो वो कहीं ना कहीं तमाम बॉलीवुड के लोगों तक पहुंचाता था, या उसके पैडलर्स पहुंचाते थे, या स्लीपर सेल की तरह जो इनके लोग हैं वो पहुंचाते थे। तो ड्रग्स पैडलरों का खात्मा करने के लिए जिस तरह से लगातार समीर वानखेड़े साहब काम कर रहे हैं, उसे फोकस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं बार बार
आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूं, समीर वानखेड़े साहब को, कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। वो चाहे पत्थरबाजी हो रही है, चाहे उनको परेशान किया जाता है, लेकिन वो हार नहीं रहे हैं, हर चीज़ पे अपडेट दे रहे हैं। लेकिन तिवारी भैया, जिस तरह से अर्जुन रामपाल को बुलाया गया, क्या कोई बड़ा सबूत ऐसा हाथ लग गया कि जिसकी वजह से एनसीबी ने अचानक उनको सम्मन कर दिया? क्योंकि कुछ दिनों से अगर हम मीडिया की बात करें, कोई चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक उनको सम्मन किया गया, यानी कुछ ऐसी चीज़ मिली उनके खिलाफ जिसकी वजह से एनसीबी ने दोबारा सम्मन किया? देखिए, एनसीबी अब पहले की तरह अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज कर दिया है। पहले वो तमाम अपडेट मीडिया में देती थी, तमाम इन्फॉर्मेशन देती थी मीडिया को कि आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं इनको बुला रहा हूँ। लेकिन एनसीबी को लगा, जब से दीपिका पादुकोण के घर पे माल वाला वर्ड मिला था, डिजिटल वाला वर्ड, डिजिटल एविडेंस मिला था, तब से उसने चेंज कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि दीपिका पादुकोण खाली पूछताछ करके बाहर निकल गई हैं, लेकिन उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, एनसीबी ने बरी नहीं किया है। उनको एनसीबी अभी भी रडार पर रखी है। कहीं ना कहीं एनसीबी वो ठोस एविडेंस को ढूंढ रही है। तो एनसीबी अब अपने काम की प्रणाली को चेंज कर दिया है, इसीलिए ताकि जो ड्रग्स पैडलर हैं और ड्रग्स कंज्यूम करने वाले, ये दोनों का इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए और केस कमजोर ना हो जाए। पहले क्या होता था, एनसीबी की टीम गई, भाग गए, एनसीबी ने समन दिया है तो वकीलों के लिए वकील को कॉल कर दिया, पूर्व एनसीबी ऑफिसर को कॉल कर दिया कि भैया आके मेरे घर पे ट्यूशन दीजिए, कि हाउ आई गिव द आंसर द फ्रंट ऑफ एनसीबीआई ऑफिसर। तो तमाम चीज़ों के लिए वो पहले ही से ट्यूशन ले लेते थे। तभी तो दीपिका पादुकोण ने कहा था कि हम माल को सिगरेट बोलते हैं। किसने सिखाया? जो आदमी स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्म में काम करता है, वो इतना बड़ा आंसर दे देगा कि मैं माल को सिगरेट बोलती हूँ। अरे वाह, मैंने सिगरेट ऐसा कौन सा गलत वर्ड हो गया, मैंने सिगरेट में ऐसा कौन सी घृणा शब्द आ गई कि आपने माल बोल दिया, जबकि माल तो हम अपशब्द मानते हैं। माल अगर कहीं समाज में बोल दे कि माल है क्या, तो लोग बोलेंगे कि लगता है चरस ले लिया है, लगता है गांजा ले लिया है। अब तुम बोल रही हो जाके परचून के दुकान पे, पान के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे कि माल है क्या, तो ये शब्द मान लिया। तो एनसीबी को लगा है कि कोई ना कोई ऑफिसर इनको लगातार ट्यूशन दे रहा था, गोवा से दिल्ली तक का, मुंबई तक का। तो ये तमाम चीज़ें एनसीबी को लग रहा है कि ये चीज़ें छुपाई जा रही है। वो चाहे सारा अली खान हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, ये तमाम लोग, भारती सिंह हो या उनके हस्बैंड हैं, ये तमाम लोगों को अभी छोड़ा नहीं एनसीबी ने। क्योंकि देखिए, एनसीबी नहीं चाहती कि उसके ऊपर में लोग हंसे, केस वीक हो जाए, कमजोर हो जाए। तो एनसीबी ने ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए लगातार रिसर्च कर रही है, लगातार छापे मार रही है। तब भैया चलिए, ये तो हो गई एनसीबी की बात, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरह रिपब्लिक भारत के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उनकी जमानत थी, 2 दिन के लिए रिमांड में भी लिया जाता है। आखिरकार रिपब्लिक भारत ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से रिपब्लिक भारत की टीम को बार बार टारगेट किया जा रहा है और बार बार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या गलती हुई रिपब्लिक भारत से? रिपब्लिक भारत से गलती यही हो कि सत्य बोल रही है वो। आप झूठ बोलिए, खूब चलेगा, खूब चलेगा। आप झूठ बेचिए इस देश में, खूब चलेगा, खूब चलेगा, चल रहा है। लेकिन सरकार से जो डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसे चुभन हो रही है, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवेंज, बदला। बदला ले रहे हैं कि आपने सरकार से सवाल कैसे पूछ लिया। आप सरकार के साथ बैठ के चाय पीजिए, वी आर हैप्पी। सरकार के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये कीजिए। डायरेक्ट सवाल मत पूछिए। पालघर साधु मरे, कोई बात नहीं, खुशी मनाइए, डजंट मैटर, ये मत पूछिए, प्लीज गो, यहाँ जाइए। लेकिन सवाल पूछेंगे, अच्छा तो हम इंतजार करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का एक लड़का चला गया, क्या हो गया? ऐसे ही कितने लड़के सुसाइड करते हैं, बोलिए इसको। लेकिन आपने सवाल पूछा, हम बदला लेंगे। कंगना का घर नियम कानून के ताक पर रख के घर तोड़ा, आपने सवाल पूछा, हम आपके घर तोड़ेंगे,
हम आपको भी तोड़ेंगे, आपके गाड़ी को हम बंद करेंगे, आपके कंपनी को बंद करेंगे, हम आपके चैनल को बंद करेंगे, हम आपका मुंह बंद करेंगे। सरकार से सवाल कैसे पूछ लिया? ये महाराष्ट्र सरकार आजकल यही मान चुकी है कि सरकार से सवाल मत पूछिए आप, सॉरी। हम खुले आम जो कुछ करना होगा करेंगे, हमें आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हम 50 साल के लिए आए हैं, 60 साल के लिए आए हैं। हम पुतिन बन चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे। हम एमेंडमेंट कर दिया है महाराष्ट्र के संविधान में कि हम चीफ मिनिस्टर हम ही रहेंगे 50 साल तक, हमें कोई हटा नहीं सकता। माफ कीजिएगा महाराष्ट्र सरकार जी, आपको ये भूल गए हैं कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं और आपको जनता जनार्दन ने जनता के जुड़े हुए समस्याओं का निदान करने के लिए आपको चुना है। वैसे चुना नहीं है, लेकिन चुनवाया गया है। लेकिन उसमें आप जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है मराठी मानुषों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो सवाल पूछे हैं वो कड़वे सवाल हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए या चुप हो जाइए। मैंने चुप होने का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी सरकार को बोलता नहीं कि चुप हो जाइए, मेरी औकात नहीं है किसी सरकार के सामने, हम तुच्छ प्राणी लोग हैं। लेकिन आप मुंह मोड़ लीजिए, नकार दीजिए। कितने लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन आप अपने फोकस पे कीजिए, अपने कामों पे फोकस कीजिए, उन समस्याओं को निदान कीजिए जिसके लिए महाराष्ट्र की जनता ने आपको चुना है, लेकिन वहां पे नहीं देखा जा रहा है।